आप सभी को नमस्कार। आज मैं गद्य खंड पहला पाठ नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, रचित किया गया है। ठीक है, तो आज लेकिन पहले मैं स्वयं प्रकाश जी के बारे में परिचय देना चाहती हूँ। स्वयं प्रकाश जी क्या थे? हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में वर्ष 1947 को हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह नौकरी के लिए राजस्थान आ गए थे। वे भोपाल में वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, यह उनके 13 कहानी संग्रह में से उल्लेखनीय कहानी संग्रह है जो महत्वपूर्ण है। इन्होंने उपन्यास की भी रचना की, जिनमें बीच में विनय और ईंधन प्रमुख उपन्यास है। इनके उपन्यास का नाम है विनय और ईंधन। स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है। उनकी कहानियों में आम आदमी पर हो रहे शोषण पर कटाक्ष तीखा व्यंग्य किया गया है। स्वयं प्रकाश की शैली प्रभावपूर्ण, रोचक, वर्णनात्मक है। उनकी भाषा में तत्सम और देशज शब्द मिलते हैं। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होने के कारण उनकी भाषा अत्यंत प्रभावी रूप से व्यक्त हुई है। ठीक है, अब आगे हम नेताजी चश्मा कहानी के बारे में समझेंगे। इसमें है, इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश बताना चाह रहे हैं कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा है वह देश नहीं कहलाता। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के मिलने से देश बनता है, और इन सबको समृद्ध करने व इन सब से प्रेम करने की भावना को ही देश प्रेम कहते हैं। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश निर्माण में सहायक होते हैं, बच्चे भी इस पूरे कर्म में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, बच्चे भी अपना इस पूरे कर्म में योगदान देते हैं। अब आगे हम देखेंगे, पाठ का सार समझेंगे नेताजी का चश्मा कहानी के बारे में। क्योंकि ज़्यादा वीडियो ना बड़ा हो, इसलिए मैं पाठ का सार बताना चाहूँगी और आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरती हुई मूर्ति को देखना। हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। ठीक है, अब हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते थे। कहाँ से गुजरते थे? एक कस्बे से गुजरते थे। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दीबाजी में लगवाया होगा, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा वास्तविक था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत पसंद आया। ठीक है, मूर्ति संगमरमर के पत्थर की थी, लेकिन चश्मा क्या था? रियल में था, वास्तविक था। ठीक है, मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण। अब मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण समझना है मुझे यहाँ। हालदार साहब जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। जब दूसरे दिन फिर हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति के ऊपर नया चश्मा, दूसरा फ्रेम लगा हुआ था। ठीक है, हालदार साहब ने वहाँ स्थित एक पान वाले से इसका कारण पूछा। उसके बगल में, उस मूर्ति के बगल में एक पान वाले की दुकान थी। तो हालदार साहब के अंदर मन में जिज्ञासा हुई कि पता करे कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ इस नेताजी की मूर्ति के नए नए चश्मे लगाता है। ठीक है, उसने बताया कि किसने, जब हालदार साहब ने वहाँ स्थित एक पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि
कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है, जो इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता है। पान वाले ने बोला कि यहाँ एक कैप्टन चश्मा वाला है जो अपना फ्रेम मूर्ति पर लगा देता है रोज आते ही, और जिस ग्राहक को उस मूर्ति के फ्रेम पसंद आ जाते हैं उतार के दे देता है और फिर वहाँ दूसरा फ्रेम लगा देता है, फिर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। समझ में आ गया कौन लगाता है, क्यों लगाता है, किसके अंदर इतनी देशभक्ति है, ये जो है सब बता रहे हैं और वो जानने की जिज्ञासा उनके अंदर हो रही है। किसके अंदर? हवलदार साहब के अंदर। अब है मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी। क्या कहानी है? हवलदार साहब को पान वाले से जानकारी मिली कि कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती। किससे? पान वाले से हवलदार साहब ने पता कर लिया, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे, क्योंकि जब जब उनका आना जाना वहाँ था मूर्ति को वो देखते थे कि तब तब चश्मे बदला रहता था मूर्ति का। एक दिन जब हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। अब आपकी इच्छा हो रही होगी क्यों चश्मा नहीं है। फिर उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया। फिर पान वाले के पास गए और फिर उससे कारण पूछे तो पान वाले ने कहा, साहब कैप्टन मर गया। तो हवलदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मा के ही रहेगी। अब तो कैप्टन ही तो चश्मा लगाता था नेताजी की मूर्ति पर, और कैप्टन मर गया इसीलिए चश्मा जो है नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ। अब आगे देखिए, मूर्ति पर शरकंडे का चश्मा। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पता था कि कैप्टन मर गए हैं और बिना चश्मे की मूर्ति में देखूंगा मुझे कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए अब मैं नहीं देखूंगा। और ऐसा कोई देशभक्त नहीं है जो कैप्टन नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाएगा, क्योंकि वो जो देशभक्त था वो मर गया। किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आई। अब जब उन्होंने देखा, पहले तो देखना नहीं चाह रहे थे लेकिन आदत से मजबूर थे इसलिए मूर्ति की तरफ देखे और नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आई, भावुक हो गए। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हवलदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। ठीक है, अब आगे हम जो बहुविकल्पीय प्रश्न है गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देंगे और आप जो है इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे हम गद्यांश देखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। अब इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इस गद्यांश को, ये पठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश नहीं है, पठित गद्यांश है। इस पठित गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो अब मैं आगे पढ़ रही हूँ, आप इसको देखिए। गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। आप ऊपर पढ़ करके इसको आंसर देना है। ठीक है, तो गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। स्थानीय कलाकार को दिया गया। ठीक है ना।
यहाँ दिया है ना, स्थानीय कलाकार को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये सब नहीं है। स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? तो इसलिए सौंपा गया कि देश के अच्छे मूर्तिकारों के जानकारी के अभाव में, क्योंकि देश में अच्छे मूर्तिकार कहाँ मिलेंगे, इसकी कमी थी, अभाव था, जानकारी नहीं थी। इसलिए नगर पालिका बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने के कारण, नगर पालिका बोर्ड की शासनावधि समाप्त हो रही थी, जल्द से जल्द बना करके देना था, इसलिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, इसलिए आंसर ये सही होता है, ये गलत होता है। अगला है, मूर्ति बनाने वाले कौन थे? मूर्ति बनाने वाले कौन थे? मूर्ति बनाने वाले थे कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। ये स्वयं प्रकाश जी विदेशों से बुलाए, ये भी नहीं, उपरोक्त में से ये भी नहीं। अगला है, मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई होंगी? मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई होंगी? अच्छे मूर्तिकारों का अभाव, ये भी सही है। उपलब्ध बजट का कम होना, ये भी सही है। इसलिए तीसरा आंसर सही हो जाता है, पहला और दूसरा। ठीक है, ये नहीं सही होता है। अगला है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? ये जो है महीने भर में दिलाया था। ठीक है, ये हफ्ते भर में, इसमें सप्ताह भर में नहीं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? महीने भर में। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगले गद्यांश को पढ़ते हैं हम। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। चश्मा तो बदल ही सकती है। अब विकल्प देखते हैं हम। हालदार साहब के चकित होने का क्या कारण था? हालदार साहब के चकित होने का क्या कारण था? हालदार साहब के चकित होने का कारण था पत्थर की मूर्ति पर असली का चश्मा लगा होना। ठीक है, पत्थर की मूर्ति पर असली का चश्मा लगा होना, और ये सब नहीं है। अगला है, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? नेताजी की मूर्ति लगाने का कार्य नहीं, मूर्ति पर चश्मा पहनाने का कार्य। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का मूर्ति पर चश्मा पहनाने का कार्य, ये उनका प्रयास सराहनीय लगा। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि देशभक्ति की भावना किसमें होती है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि देशभक्ति की भावना किसमें होती है? ये तो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। ठीक है, अगला है, दूसरी बार मूर्ति में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? दूसरी बार मूर्ति में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? तो दिया तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। ठीक है, ये परिवर्तन था। दूसरा, पहली बार मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा लगा था? पहली बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा था। ठीक है, अगला गद्यांश है, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार
नहीं है। ठीक है, अब विकल्प देखते हैं हम। प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? इस गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है। ठीक है, अगला है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए? किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए? कैप्टन चश्मे वाले को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, चश्मे वाला चश्मे किस में रखता था? चश्मे वाला चश्मा एक छोटी सी संदूकची और एक बांस पर टांग कर वो अपना चश्मा बेचता था, अपनी दुकान लगाता था। ठीक है, अगला है, हालदार साहब क्या पूछना चाहते थे? हालदार साहब क्या पूछना चाहते थे? हालदार साहब पूछना चाहते थे, चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? ठीक है, अगला है, कैप्टन चश्मे वाला सिर पर क्या पहनता था? कैप्टन चश्मे वाला सिर पर गांधी टोपी पहनता था। अगला गद्यांश है, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। जैसे वो पान वाला बोला कि साहब कैप्टन मर गया, तो हालदार साहब और कुछ पूछ ही नहीं पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। ठीक है, अब अगला विकल्प है, हालदार साहब ने पान वाले से कौन सा प्रश्न पूछा था? हालदार साहब ने पान वाले से कौन सा प्रश्न पूछा था? तो आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि लगा नहीं था चश्मा, क्योंकि कैप्टन मर गया था। अगला है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हालदार साहब के प्रश्न पूछने पर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? खुश हो गया था, चिंतित हो गया था, कि इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, उदास हो गया था। ठीक है, अगला है, हालदार साहब मूर्ति के समक्ष रुकना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था, इसलिए वो जान रहे थे कि मूर्ति बिना चश्मा के होगी। ठीक है, अगला है, हालदार साहब द्वारा पान वाले से और कुछ नहीं पूछने का क्या कारण था? क्योंकि दुखी होने के कारण। ठीक है, अगला है, कैप्टन की मृत्यु के विषय में जानकर हालदार साहब ने क्या सोचा? कैप्टन की मृत्यु के विषय में जानकर हालदार साहब ने क्या सोचा? ठीक है, तो ये सोचे थे कि आज कस्बे में नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, हाँ ये भी सोचे थे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे, ये भी सोचे थे। इसलिए कैप्टन की मृत्यु के विषय में जानकर हालदार साहब ने क्या सोचा था? ये सोचे थे मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5वां गद्यांश है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ठीक है, हालदार साहब कस्बे से गुजरे। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 16 दिन बाद, नहीं 15 दिन बाद गुजरे। ठीक है, अगला विकल्प है, अपने लिए बिकने के मौके कौन ढूंढते हैं? अपने लिए बिकने के मौके कौन ढूंढते हैं? स्वार्थी लोग ढूंढते हैं। ठीक है, अगला है, हालदार साहब ने ड्राइवर से क्या कहा? आज बहुत काम है, हाँ चौराहे पर रुकना नहीं, ये भी सही है, पान कहीं आगे खा लेंगे, ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी है। ठीक है, अगला विकल्प है, कस्बे में घुसने से पहले हालदार साहब को क्या ख्याल आया? चौराहे पर सुभाष की मूर्ति अवश्य होगी, हाँ, लेकिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा,
हाँ, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया, ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है इसके विकल्प। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है। ठीक है, अगला देखते हैं विकल्प। अध्याय पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी आपके नेताजी के चश्मा पाठ के से ये भी लिया गया बहुविकल्पीय। मूर्ति के निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? मूर्ति के निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? क्योंकि धन के अभाव के कारण। ठीक है, धन के अभाव के कारण देर लगी थी। मूर्ति बनाने में काफ़ी समय ऊहापोह तथा चिट्ठी पत्री में क्या बर्बाद हुआ? क्योंकि मूर्तिकारों की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान व उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, इसलिए ज़्यादा समय लगा उसमें। अगला देखते हैं। नेताजी की मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? नेताजी की मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी थी। अगला है, मूर्ति में किस चीज़ की कमी रह गई थी? मूर्ति में नेताजी के चश्मे की कमी रह गई थी। ठीक है, अगला है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे बेचने वाला था, ये सब नहीं था। कैप्टन चश्मे वाले को किस बात का दुख होता था? कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी, इसीलिए उन्हें दुख होता था। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? क्योंकि मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाने के कारण। क्योंकि वो जा करके मूर्ति को चश्मा कैप्टन पहना देता था और जो भी ग्राहक आता था मूर्ति का चश्मा उसे पसंद आता था तो वो निकाल करके दे देता था और फिर दूसरा चौखट वहाँ, फिर दूसरा चश्मा वहाँ लगा देता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी लगी? हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी है? ठीक है, सॉरी, नहीं लगी है। तो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताना, नहीं, ये भी गलत है। पान बनाने में नहीं, ये भी नहीं। ये है एक देशभक्ति का मजाक उड़ाए जाने में। एक देशभक्त का जो पान वाले ने मजाक उड़ाया वो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन था? अनादर करने वाला पात्र कौन था? ठीक है, क्योंकि ये जो है नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र पान वाला था। ठीक है, ये सब नहीं थे। कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? क्योंकि कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था, फिर भी उसके अंदर इतनी देशभक्ति थी। पान वाला किस बारे में और बात करने को तैयार नहीं था? मूर्ति के बारे में नहीं, अपने पान के बारे में नहीं, हालदार साहब के बारे में नहीं। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। लेखक ने पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या बताई थे? वह बातों का धनी आदमी था, अच्छा था, मतलब ईमानदार था, बात का पक्का था। 2 साल तक कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब क्या देखते रहे? नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे 2 साल तक। ठीक है, पान वाला क्यों उदास हो गया था? पान वाला इसलिए उदास हो गया था, कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। ठीक है, अगला है, हालदार साहब क्यों दुखी हो गए थे? हालदार साहब इसलिए दुखी हो गए थे, दुनिया देश के लिए सब कुछ होम करने वाले व्यक्तियों पर क्यों हंसती है दुनिया, यह सोचकर। ठीक है, अगला है, कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब ने क्या सोचा? कि अब वे चौराहे पर रुकेंगे नहीं और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे, यही उन्होंने सोचा था। अगला है, चौराहे पर मूर्ति को देखकर हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखकर। ठीक है, इसलिए भावुक हो गए थे। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।